नमस्कार, स्वागत है आपका रात 8 बजे की खबरों में। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सरकार की उपलब्धियों के प्रचार के लिए बीजेपी करेगी 200 रैलियां। 25 मई को मथुरा में प्रधानमंत्री की सभा, विपक्ष ने की आलोचना। दिल्ली विधानसभा का मंगलवार को 2 दिन का विशेष सत्र शुरू। केंद्र की अधिसूचना पर होगी चर्चा। नियुक्ति आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार। 5वीं बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी जयललिता। पनीरसेल्वम समेत 28 मंत्रियों ने ली शपथ। बीजेपी ने दी शुभकामनाएं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए फिर होगी बैठक। आम सहमति बनाने की कोशिशें जारी। 9 महीने से खाली पड़े हैं दोनों पद। और जानलेवा साबित हो रही है गर्मी। तेलंगाना समेत देश भर में 200 लोगों की मौत। कई राज्यों में पारा 45 डिग्री के पार। और आइए अब देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। नरेंद्र मोदी सरकार का 1 साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा अभियान छेड़ेगी। यह अभियान 25 मई से शुरू होगा और साल भर चलेगा। इसमें 200 रैलियां और 5000 जनसभाएं होंगी। प्रचार अभियान की शुरुआत मथुरा से करने के पीछे की वजह खास है। दरअसल बीजेपी के पूर्वज दीनदयाल उपाध्याय मथुरा से थे और देश भर में अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत का श्रेय उन्हीं को जाता है। There are some ideas which we have continued. For instance, not only I have continued Manrega, but I have added more money to it. This year the amount which is likely to be spent may be the highest ever. मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों और फैसलों पर उसके कुछ सहयोगी संगठन ही विरोध में हैं। पार्टी की कोशिश उन्हें भी साथ लेकर चलने की हो सकती है। जहां तक मजदूर संघ का प्रश्न है, वो उस क्षेत्र में काम कर रहा है जहां साम्यवादियों का ऐतिहासिक दृष्टि से प्रभाव रहा है। और ये मजदूर संघ की क्षमता को बयान करता है कि उस क्षेत्र में घुसकर सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन मजदूर संघ बना है। तो स्वाभाविक है कि कई बार आर्थिक सुधार के विषयों पर मजदूर संगठन सहमत नहीं होते और उनको भी हमसे असहमत होने का पूरा अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल में अनेक देशों की यात्राएं की हैं। बीजेपी का दावा है कि इन यात्राओं से दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी ने उनकी उपलब्धियों के प्रचार के लिए जो अभियान चलाया है, उसमें सबसे ज्यादा जोर सामाजिक क्षेत्र और गरीबों से जुड़ी योजनाओं पर होगा। और इसकी वजह यह है कि पिछले 1 साल में विपक्ष ने लगातार मोदी सरकार पर गरीब विरोधी होने का आरोप लगाया है। कैमरामैन शिव कुमार के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और बीजेपी जहां सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर देश भर में प्रचार अभियान में जुटी है, तो वहीं विपक्षी दलों ने सरकार के 1 साल के कामकाज की आलोचना की है। कांग्रेस ने भी समानांतर प्रेस कॉन्फ्रेंसों का सिलसिला शुरू किया है, जिसके जरिए सरकार की नीतियों की आलोचना हो रही है। तो दूसरी ओर वाम दलों ने भी सरकार पर महंगाई से लेकर विदेश नीति के मुद्दों पर असफल रहने का आरोप लगाया है। एक तरफ बीजेपी सरकार की सालगिरह की उपलब्धियों के प्रचार में जुटी है, तो विपक्षी कांग्रेस भी इसी दौरान सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लाने के लिए तमाम शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर चला रही है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि जनता को अभी तक महंगाई से राहत नहीं मिली है, तो पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने सरकार पर देश की सुरक्षा से समझौता करने का आरोप लगाया। China-Pakistan axis is increasing, growing. Instead of taking further steps to strengthen the border security, they have practically downsized and they made the mountain strike road ineffective. वाम दलों के साथ कई अन्य दलों ने भी सरकार के बीते 1 साल के कामकाज की आलोचना की है। I do not think this government has made any big achievement or any big
goal which they promised. Modi Sarkar's 1 year is not great in performance, but I believe we should wait for 1 more year to actually rate them, because till now it is only a process of image building. केंद्र में एनडीए सरकार का 1 साल 26 मई को पूरा हो रहा है, लेकिन इसी दौरान विपक्ष सरकार की उपलब्धियों की आलोचना से पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और 1 साल कैसा रहा नरेंद्र मोदी सरकार का, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सौरभ जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी कह रही है कि 200 रैलियां करेंगे और 5000 जनसभाएं करेंगे, उपलब्धियों को बताएंगे। आपको लगता है इतना कुछ है उपलब्धि? देखिए, होता क्या है कि बीजेपी जो भी करती है वो कॉर्पोरेट बॉम्बिंग करती है कि अपने उसके प्रचार का एक तंत्र है, वो पैकेजिंग बहुत पावरफुल तरीके से करते हैं। तो ये सवाल इस बात का है कि उपलब्धियां क्या है और जनता का क्या परसेप्शन है। जनता के बीच में जो परसेप्शन बन गया है सरकार को लेकर, मुझे उसमें बहुत सकारात्मक कुछ नहीं दिखता है। खासकर जो चुनाव से पहले जो नौजवान नरेंद्र मोदी की रैली में आ रहे थे, उनके अंदर एक बहुत बड़ी निराशा है, क्योंकि रोजगार का अब तक का कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है इस सरकार के पास और कोई काम भी नहीं किया गया है। खासकर सरकार बनते ही सरकार ने एक आदेश जारी करके कहा कि 1 साल सरकारी नौकरियों में कोई जगह नहीं होगी। इसी तरीके से मेक इन इंडिया कब होगा, कब लगेंगे, कब जॉब क्रिएट होंगे, तो एक तो नौजवानों के अंदर बहुत बड़ी निराशा है। दूसरा, किसान जो इस देश की मतलब आत्मा है, हमारे देश की फाइनेंशियल रीढ़ कहा जा सकता है, चूंकि हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, तो किसानों के साथ क्या हो रहा है, खासकर जिस तरह से भूमि लैंड बिल को लेकर जिस तरीके से ये सरकार का आग्रह है, जिस तरह की जिद है, उससे भी क्या कहते हैं कि देश में एक अजीब तरह का माहौल खड़ा हुआ है। खासकर आप यूं देखो कि जब यही बिल जो था, पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया था, अब लोगों के बीच में या तो ये सरकार नहीं समझा पा रही है कि आखिर इसको तत्काल बदलने की क्या जरूरत पड़ गई है, और ये कम्युनिकेट भी नहीं हो रहा है। तो ये माना जा रहा है कि ये जो सरकार है वो कर क्या रही है। तो अभी तक आप देखिए, संघीय ढांचे का सवाल है, तो दिल्ली के अंदर जिस तरीके से पीछे से सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है, देश के 2 बड़े पद, अभी ये उपलब्धियों में सबसे बड़ी उपलब्धि गिनाई जा रही है कि 1 साल कोई भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। अगर आप ध्यान से देखें, करीब 35,000 RTI क्या कहते हैं कि केंद्र के पास पड़ी हुई हैं, और मुख्य CIC में अभी तक कोई नहीं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, आज वित्त मंत्री खुद आए हैं और वो कह रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री जी का प्रभाव दिखा है पूरी दुनिया में, 18 देश गए हैं, इराक, मालदीव, यमन, नेपाल में जब संकट आया तो हमने काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है। वो बता रहे हैं कि 7.5 to 8% GDP विकास दर रही है। देखो ना कि GDP का जो नापने का ढांचा है उसको भी बदला गया है। अगर उस पुराने वाले से नापेंगे तो कोई मुझे बदलाव नहीं दिखता है। और ये इस विषय पे और जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं वो और खुलकर बताएंगे। लेकिन अगर ये इसका जो मापने का तौर तरीका पुराना था यूपीए सरकार के तहत, उसको देखा जाएगा। और जीडीपी का प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है कि लोगों की थाली से दाल गायब हो गई, पल्सेस बढ़ रही है। अभी एक कार्यक्रम में मैं सुन रहा था, अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि दालें बढ़ी हैं और मौसम की मार कारण सब्जी बढ़ी है। तो ये जो चीजें हैं, सरकार आम जनता को एक सपने दिखाई थी और वो सपने आम लोगों के लिए नहीं है। आप बहुत बड़े क्या कहते हैं कि आइडियोलॉजिकल काम कर लें, सैद्धांतिक काम आप कर सकते हैं, लेकिन जनता को क्या प्रॉफिट हुआ? वो जो एक सपना क्या कहते हैं कि एक निराशा के माहौल के बीच, जिस घपले घोटालों के बीच में आया था, तो मुझे लग रहा है कि ये क्या कहते हैं कि सरकार के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और अगर वो समय रहते नहीं चेतती तो ये जो परसेप्शन बन रहा है कि ये जो सरकार है जन विरोधी सरकार है, एक आपकी बात से लग रहा है कि जो जितनी आकांक्षाएं थी नई सरकार से, उन अपेक्षाओं पर खरा शायद नहीं उतरी है। लेकिन क्या सरकार की झोली में कुछ उपलब्धियां हैं जो महत्वपूर्ण मानते हैं आप? नहीं, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है दीपक। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैं जब खंगालने की कोशिश करता हूं, मैंने कहा ना कि सैद्धांतिक चीजें हो सकती हैं। आप क्या कहते हैं कि आपका हिंदुत्व का एजेंडा चल रहा होगा, लव जिहाद का एजेंडा आपका चल रहा होगा, जो आपके सांस्कृतिक जो हिंदुत्व के एजेंडे हैं उसको बेशक दिशा मिली हुई, लेकिन जनता के पक्ष में क्या कहते हैं मुझे कुछ होता दिख नहीं रहा। कोई भी आप मामला उठा लिया, हाउसिंग सेक्टर देखिए एकदम पूरी तरीके से क्रैश हो गया है। तो कोई रियल एस्टेट में काम नहीं हो रहा है। कुछ तो दिखे ना कि कहां पर काम हो रहा है। और मैं जो कहता हूं तो महंगाई एक बहुत बड़ा किसी भी सरकार के लिए मुद्दा होता है, और वो महंगाई पूरे देश को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब,
चाहे मिडिल क्लास, वो सबको प्रभावित करती है। रोजगार सबको चाहिए होता है कि आखिर रोजगार क्यों नहीं हो रहा है, और ये सरकार आंकड़ा क्यों नहीं जारी कर रही 5 करोड़ का। दूसरा अगला सवाल ये भी है काले धन का सवाल। काले धन को लेकर किस तरीके से बात की गई थी चुनाव से पहले कि क्या क्या किया जाएगा, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं कि 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, लेकिन काले धन का सवाल जिस तरह से यूपीए सरकार एक्ट कर रही है कि एसआईटी हमने बनाई, एसआईटी इस सरकार ने नहीं बनाई, इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एसआईटी बनाई है, तो उसमें उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। और एसआईटी कर क्या रही है, भी एक प्रश्न है। तो ये जो यक्ष प्रश्न है, जो ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जिन वायदों के साथ आई थी, उन जो जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं वो मुझे कहीं नहीं पूरे होते दिख रहे हैं। ठीक है, आपका जीडीपी कहां से बढ़ रहा है, ये आपको जीडीपी बढ़े लेकिन देश की जनता कंगाल और बेहाल हो, तो मुझे इस अर्थशास्त्र का मैथमेटिक्स समझ नहीं आता है। चलिए, आपकी आशंकाएं बहुत सारी हैं, सवाल भी बहुत सारे हैं, शिकायतें भी बहुत सारी हैं, लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं कि जो उपलब्धियां हैं उनका फायदा जनता तक पहुंचे और आने वाला जो वक्त है वो कम से कम देखिए जनता के हो सकता है कि अभी तक मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा था, मैं एक साल का इंतजार कर रहा था कि मैं बार बार ये मान रहा था कि नई सरकार, इसे वक्त दिया जाना चाहिए, लेकिन जब ये मौका है तो एक बार इसको रिव्यू करना जरूर चाहिए। और मैं सिर्फ रिव्यू कर रहा हूं, और मेरा अब भी मानना है कि उनको एक मैंडेट मिला है और 4 साल अभी बाकी है, शायद कोई करिश्मा कर जाए, आशावादी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकालने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू। तो ये थी आज की हमारी पहली खबर। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। Ganga action plan which you have devised. Many environmentalists are saying that it's just the old wine in a new bottle. First thing is that it is not wine. Okay, it's Ganga water. Talking about a Gandhian philosophy, how can we wear a 10 lakh suit? This is really very cheap. They want us to look like beggars. I just could not understand. What is the saffron ideology? I don't know. I want to ask those who talk about it. Watch To The Point with firebrand Sadhvi Uma Bharti only on Rajya Sabha television. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एआईएडीएम के प्रमुख जयललिता 5वीं बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बन गई हैं। उनके साथ आज 28 मंत्रियों को भी राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस सिद्धरामैया ने कहा है कि आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में जयललिता को बरी करने वाले हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा हो रही है। एआईएडीएम के सुप्रीमो जयललिता शनिवार सुबह अपने घर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने निकली तो समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मद्रास विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में राज्यपाल के रोसैया ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जयललिता के साथ 28 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम समेत कई पुराने चेहरे शामिल हैं। समारोह में केंद्र में मंत्री पी राधाकृष्णन और मशहूर अभिनेता रजनीकांत समेत फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां मौजूद थी। It was a very happy occasion and we are very happy that Madam Puranchitali has come back to power. जयललिता के मुख्यमंत्री बनते ही राज्य के अलग अलग हिस्सों में एआईएडीएम के समर्थकों ने आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। बीजेपी ने जयललिता को उनकी नई भूमिका के लिए शुभकामनाएं दी हैं। As far as elections in Tamil Nadu are concerned, as at present we have our own strategy. But as far as government to government relationship is concerned, we would maintain the best relations with the government of Tamil Nadu. उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य विधि विभाग जयललिता से जुड़े फैसले की समीक्षा कर रहा है। I am waiting for the opinion of the law department. After getting the opinion of the law department, government will take a decision. 67 साल की जयललिता ने करीब 8 महीने बाद प्रदेश की सत्ता दोबारा संभाली है। पिछले साल सितंबर में आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी पाए जाने के बाद जयललिता ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तब ओ पनीरसेल्वम को मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि 11 मई को कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता को बरी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुख्य सूचना आयुक्त और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति में अभी और वक्त लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हुई एक बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाया।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर अगले महीने की शुरुआत में फिर बैठक बुलाई जाएगी। सीआईसी और सीवीसी पद करीब 9 महीने से खाली पड़े हैं। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी संसद सत्र के दौरान खाली पड़े पदों का मुद्दा उठाया था। प्रधानमंत्री निवास पर शनिवार को सीवीसी और सीआईसी की चयन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में कई नामों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। अगले महीने की शुरुआत में बैठक फिर से बुलाई जाएगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई चयन समिति की अलग अलग बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हिस्सा लिया। एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग होती है और प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में ये मीटिंग चली। कम से कम 1 घंटा चर्चा हुआ और एक शॉर्ट लिस्ट बनाने के लिए हम सलाह दिए हैं। उसके तहत तो शॉर्ट लिस्ट बन के फिर और एक बैठक होगी, उसमें अंतिम निर्णय ले जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर सरकार की ओर से सफाई देने की कोशिश की गई। There was a very healthy, amicable exchange of ideas, but you see, in an appointment like this, the list of applicants is so long, it runs in hundreds, over 500 or more applicants, and therefore, to exchange inputs itself takes time. And all the participants, the Prime Minister, the leader of Congress Party, the Home Minister, and the Finance Minister, then decided amongst themselves that maybe we would sit once again to make a final declaration. चयन समिति में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा 3 सूचना आयुक्तों के चयन पर भी फैसला होना था। 11 सदस्यों वाली सीआईसी के प्रमुख राजीव माथुर का कार्यकाल खत्म होने के बाद 22 अगस्त से ये पद खाली है। मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रदीप कुमार और सतर्कता आयुक्त जेएम गर्ग का कार्यकाल भी सितंबर में पूरा होने के बाद से दोनों पद खाली हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी खाली पड़े संवैधानिक पदों को लेकर पिछले दिनों सरकार पर सवाल उठाए थे। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू नहीं कर पाने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने इस सिलसिले में दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में आज पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का भरोसा दिलाया है। किसानों और घर खरीदारों के हितों के लिए आवाज बुलंद करने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पूर्व सैनिकों का मुद्दा उठा रहे हैं। वो शनिवार को पार्टी मुख्यालय में पूर्व सैनिकों से मिले। राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर कदम उठाए और इसके लिए राशि भी जारी की, लेकिन एनडीए सरकार योजना लागू करने में नाकाम रही है। हमने पैसा भी दे दिया था, डिसीजन भी ले लिया था। 1 साल हो गया है, अब जल्दी से जल्दी ये हो जाना चाहिए। हम दबाव डालेंगे इनके लिए, हम ये मुद्दा उठाएंगे और सरकार को कहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको वो खत्म करें। बीजेपी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष पर इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि सरकार इस मामले में जल्द अंतिम फैसला लेगी। राहुल गांधी इज ट्राइंग टू डू सम पॉलिटिक्स ओवर इट, बट ही विल सिंपली नॉट सक्सीड बिकॉज द कांग्रेस पार्टी हैज नो कमिटमेंट टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द आर्म फोर्सेस। पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। इससे पहले रिटायर और समान सेवा कर चुके सैनिकों को अब रिटायर होने वाले सैनिकों के बराबर पेंशन मिलेगी। ये योजना लागू करने से करीब 25 लाख पूर्व सैन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को फायदा होगा। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से गुजरात के आतंकवाद विरोधी कानून को मंजूरी नहीं देने की अपील की है। गुजरात कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति से आज मुलाकात कर बिल के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी और विपक्ष के नेता शंकर सिंह वाघेला शामिल हैं। गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट को इसी साल गुजरात विधानसभा से मंजूरी मिली है। बिल में पुलिस के सामने अपराध कबूलने को कोर्ट में सबूत मानने का प्रावधान है। आपको बताएं कि पिछले 3 मौकों पर इससे मिलते जुलते बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी नहीं मिली है। इससे पहले पहली बार इससे मिलता जुलता बिल 2003 में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए पारित हुआ था। पुलिस ऑफिसर के पास जो बयान लिया जाएगा वो बयान को कोर्ट में माना जाएगा और उसके पर उसको सजा होगी। इसलिए गुजरात की जनता के भले के लिए, सिविलियन नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस बिल के बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी से रिक्वेस्ट की है कि ये बिल को वापस किया जाए।
जम्मू कश्मीर के दौरे के दूसरे दिन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज जम्मू राजौरी क्षेत्र में एलओसी पर सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा अहम मुद्दा था। बैठक के बाद पर्रिकर वैष्णो देवी मंदिर भी गए। आपको बताएं कि कल उन्होंने सियाचिन का दौरा किया था और राज्यपाल NN वोहरा और मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ श्रीनगर में राज्य में सुरक्षा के हालात पर चर्चा की थी। राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच आज भरतपुर में हुई बैठक बेनतीजा रही। गुर्जर प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं पेश किया गया, जिसके बाद उन्होंने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। गुर्जर समुदाय राजस्थान सरकार से नौकरियों में 5% आरक्षण की मांग कर रहा है। इधर आंदोलन से निपटने के लिए एहतियात के तौर पर गुर्जर बहुल इलाकों और भरतपुर के पीलूपुरा के पास बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। वहीं पीलूपुरा ट्रैक पर महापड़ाव डालकर बड़ी तादाद में आंदोलनकारी आज तीसरे दिन भी बैठे रहे। धरने के चलते भरतपुर सवाई माधोपुर के बीच रेलगाड़ियों का संचालन पूरी तरह से बंद रहा। 21 ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया, जबकि 5 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। हमें कोई उम्मीद नहीं है सरकार से, क्योंकि इन्होंने जो हमें वादा किया था वो वादे पे अभी तक नहीं है। ये जो 50% हमारी मांग ये थी कि 50% के अंदर हमें रिजर्वेशन मिले, लेकिन इनकी तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं कि कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा। केवल ये जबानी जबा खर्च थी इनके पास, इन्होंने हमें कोई एश्योर नहीं किया और 24 घंटे बाद में दोबारा मिलने की कहा। पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने दिल्ली सरकार को अधिकारों के विवाद पर अपनी सलाह दी है। गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा है कि केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसके बाद एलजी और सीएम के बीच विवाद तेज हो गया। माना जा रहा है कि केजरीवाल जल्द ही इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल और प्रदेश सरकार के अधिकारों को बताने वाले गैजेट नोटिफिकेशन पर सवाल उठने लगे हैं। मशहूर वकील और पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने दिल्ली सरकार को भेजी अपनी राय में केंद्र के नोटिफिकेशन को असंवैधानिक बताया है। I don't think, first of all, the central government is empowered to interfere in the matter of, shall we say, appointment of civil servants within the state government. गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी होने के बाद दिल्ली सरकार ने संविधान और कानून के जानकारों से इस पर सलाह मांगी थी। इसमें गोपाल सुब्रमण्यम भी शामिल थे। सुब्रमण्यम ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार के अधिकारों को कोई और ओवर रूल करता है तो ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 239 AA का उल्लंघन होगा। उन्होंने ये भी आशंका जताई कि ये नोटिफिकेशन राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ही जारी हुआ है। हालांकि कानून के दूसरे जानकारों की राय इस मामले में अलग है। जो डाइवेस्टमेंट है, उसका पार्ट डाइवेस्टमेंट उस सर्विसेज का यूनियन टेरिटरी में बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए यूनियन टेरिटरी में केंद्र हमेशा से ही ऑल इंडिया सर्विसेज के मामले में उसका एक्शन लेने का राइट सुप्रीम है। इस बीच केंद्र सरकार ने अपने नोटिफिकेशन को सही ठहराते हुए दिल्ली सरकार पर संवैधानिक संकट पैदा करने का आरोप लगाया है। There is no conflict as far as the center is concerned. We want to work with the states. But the Delhi government have miserably failed in fulfilling its promises. That's why they are diverting attention. गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा है कि नौकरशाहों की नियुक्ति पर अंतिम फैसला उपराज्यपाल का ही होगा। इन मुद्दों पर उपराज्यपाल मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा कर सकते हैं, लेकिन वे इसके लिए बाध्य नहीं हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और इसी बीच दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र 26 और 27 मई को बुलाया गया है। इस सत्र में केंद्र की अधिसूचना पर चर्चा होगी। आज शाम दिल्ली कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। ट्यूसडे और वेंसडे को ये जो होम मिनिस्ट्री की अधिसूचना है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और विधानसभा में चर्चा होगी इस पे, क्योंकि जिस तरह से अभी राय आ रही है उसके हिसाब से ये काफी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और अब बात गर्मी की। उत्तर भारत समेत देश के कई राज्य भीषण गर्मी की चपेट में हैं। कई जगहों पर पारा 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूसरे राज्यों को मिलाकर लू से करीब 200 लोगों की जान जा चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक तेज गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। सूरज की तेज तपिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लू से बचने के लिए लोग घर से छतरी लेकर
शरीर और चेहरे को पूरी तरह से ढककर बाहर निकल रहे हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए जूस, गन्ने का रस और शिकंजी का सहारा ले रहे हैं। Vijayawada too much hot is there. Day by day it's going to be increase the temperature, but it is not decreasing. Anyway, it comes to May 25th ending of the month. So we are not unable to come outside after 10:30 a.m. from morning onwards. बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और हम लोग गर्मी बुझाने के लिए सत्तू का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सोरा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों में उत्तर भारत समेत महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच चुका है। पिछले 1 महीने में तेलंगाना में लू लगने से 73 लोगों की मौत हो गई। नालगोंडा में 28 और करीमनगर में 22 लोगों की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में भी गर्मी और लू से 80 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा 40 लोगों की मौत प्रकाशम जिले में हुई। ओडिशा में भी लू लगने से 25 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में अभी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। The temperature not only over Delhi but many parts of the north, central and east India, even the peninsular India are very high. There are reports of heat wave to severe heat wave conditions in many parts of the country. भीषण गर्मी के बीच राहत की बात यह है कि मॉनसून तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इसके तय समय पर आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 8 बजे की खबरों के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों के साथ। नमस्कार। असम में एक पैसेंजर ट्रेन के 5 डिब्बे और इंजन के पटरी से उतर जाने के कारण कई यात्री घायल हो गए। घटना असम के कोकराझार जिले में आज सुबह हुई। ट्रेन पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार से गुवाहाटी जा रही थी। दुर्घटना के कारण इस ट्रैक पर अन्य ट्रेनें देर से चल रही हैं। गोवा के पर्यटन विभाग ने आज एक ऐसी जहाज का ट्रायल किया जो सैलानियों को हवा के साथ साथ पानी में भी सैर कराएगा। 9 सीटों वाला ये जहाज नजदीकी हवाई अड्डे से उड़ान भरेगा और मांडवी नदी में उतरेगा। इस जहाज के ट्रायल को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग नदी के किनारे खड़े थे। एक इंडो अमेरिकी छात्र ने सिर्फ 11 साल की उम्र में ग्रेजुएशन पास करने का कारनामा कर दिखाया है। अब्राहम नाम के इस छात्र ने अमेरिका के रिवर कॉलेज से ये डिग्री हासिल की। अब्राहम ने ग्रेजुएशन में साइंस, मैथ और विदेशी भाषा जैसे विषयों को पढ़ा। पिछले साल राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर बधाई पत्र भी लिखा था। सऊदी अरब सरकार मक्का में दुनिया का सबसे बड़ा होटल बनाने जा रही है। होटल में कुल 10,000 कमरे और 70 रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे। होटल की छत पर कई हेलीपैड होंगे जहां एक साथ कई हेलीकॉप्टर उतर सकेंगे। दुनिया भर से मक्का आने वाले हज यात्रियों की सुविधा के लिए इसे बनाया जा रहा है। इसका नाम दी अब्राज खुदई है। ये 2017 तक बनकर तैयार होगा।